भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? प्रॉपर रिवीजन करो, लास्ट में वही काम आएगा। आप समझ रहे हो? फालतू चीज़ों में मत पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो, लास्ट में आपको रिग्रेट ना हो। खैर चलो, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सुन तो रखा है आपने चैप्टर बीमारियों का? हाँ सर, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आप जानते भी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं इस पे बात करूं तो सवाल अगर आएगा तो वो एड्स, कैंसर और ड्रग्स, इनसे तो मतलब चांसेस होते हैं। ड्रग्स से तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सवाल वो देगा ही देगा, भले ही एक दे। और कुछ वो स्टेटमेंट्स डालेगा इम्यूनिटी की, डिसीजेस की, मैच द कॉलम डालेगा आपके किसके, बैक्टीरियल वायरल डिसीज के। वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज, उसका पैथोजन क्या होता है। तो वो अपन पूरा देखते हैं क्विक रिकैप में, वन शॉट वाले रूट में। और वही है पॉडकास्ट, जो भी आप कह देते हो, उस मुझे नहीं मालूम, बस तुमने कहा था पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट फॉर्म में है। अब चलो अपन पूरा रिवाइज करते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है। क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जैसे ह्यूमन है, बिल्कुल सर अपन लोग, उसकी हेल्थ होती है, बिल्कुल सर सेहत, उसमें डिसीज हो जाते हैं। हाँ सर डिसीज होते हैं। कैसे डिसीज होते हैं सर? शादी के बाद वाले? अरे वो नहीं, अरे नॉर्मली आपको क्या डिसीज हो जाते हैं या नहीं होते? हाँ सर होते हैं, डिसीज ऑब्वियसली होते हैं। तो डिसीज कॉज कराने के लिए क्या कोई पैथोजन होता है? बिल्कुल होता है सर पैथोजन। तो ग्रीक जो साइंटिस्ट थे, मतलब ग्रीक जो थिंकर्स थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अच्छा, इन्होंने बोला कि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, उन्हें फ्लूइड्स को वो ह्यूमर कहते हैं। अब हिंदी में से कह देते हैं अपन बात, पित्त और कफ। उन्होंने ब्लैक बाइल और लिम्फ के बारे में बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। प्यार से इन्हें अपन कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, बहुत पहले आए थे जी, जब अपन कोई भी नहीं थे। अच्छा, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। हो सकता है आप ही लोग हो हिप्पोक्रेट्स। अरे हो सकता है पिछले जन्म में आप हिप्पोक्रेट्स बन के आए हो। खैर, हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, ये दोनों साथ में काम करे और इन्होंने एक 4 ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन की हेल्थ में दिक्कत है, सेहत में दिक्कत है, उसे बुखार है या फिर कोई भी दिक्कत है, मतलब उसके ये जो 4 पित्त हैं, बात, पित्त और कफ, फ्लूइड्स हैं, उनमें दिक्कत आई होगी। ये किसके हिसाब से था? हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से। अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने एक पर्सन देखा, हाउ, मतलब आप लोगों, मतलब किसी को भी देखा पर्सन को, उसमें बाइल था ब्लैक कलर का। तो उसने, जब उन्होंने उसका बॉडी टेम्परेचर देखा तो वो ज्यादा आ रहा था। तो इनके हिसाब से दिमाग में इनके क्या बैठ गया कि अगर किसी का बाइल ब्लैक कलर का है तो ऐसी कंडीशन में वो, उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मतलब उसे फीवर है। तो जिसको भी ब्लैक बाइल रहेगा उसको फीवर आएगा। ये किसका कहना था? हिप्पोक्रेट्स का। अच्छा, ये मतलब उतनी बात सही नहीं थी, मान लेंगे, वो कह दी। फिर डबल सर्कुलेशन की खोज हुई, विलियम हार्वे ने मतलब डबल सर्कुलेशन के बारे में बता दिया। उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया, कहते हुए कि भैया ऐसा नहीं होता है, आपके ब्लड में अगर कोई चीज इन्फेक्शियस आ गई तो आपको फीवर आएगा। जी नहीं कि ब्लैक बाइल हो गया तो आप हॉट पर्सनैलिटी के आ जाओगे, आपको फीवर हो जाएगा। जी फालतू की बातें। अच्छा, फालतू की बातें नहीं है, साइंटिस्ट ने कह दिया, क्योंकि अब उस समय अपन किसी को भी इतनी जल्दी गलत प्रूफ नहीं कर सकते ना यार। हाँ, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, विलियम हार्वे ने सिर्फ थर्मामीटर का यूज किया और बोल दिया कि ऐसा नहीं होता भाई साहब, हमने टेम्परेचर देखा, उसके ब्लड में इन्फेक्शन था, उसे डिसीज है। अच्छा, फिर आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते होंगे हु को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग ही खेल दिया। उसने बोला हेल्थ जो होती है वो सिंपली इसको बताती है कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज ना हो। अच्छा, मतलब आप लोग फिजिकली फिट हो, और इसको डिफाइन करे उन्होंने फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के थ्रू। अच्छा, मतलब अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं, देखने में थोड़े अच्छे हैं, अच्छा, मतलब एक्सेप्ट वो सिलबट्टे शकल वाली, तुम समझ गए। अगर आप लोग मेंटली भी फिट हैं और सोशल भी वेलबींग है, आपके पड़ोस में मतलब अच्छे से बातचीत होती है, पड़ोसी के साथ, पड़ोसन के साथ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप लोग हेल्दी हैं। अच्छा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? वो जेनेवा। हाँ जेनेवा, स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड सर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब हेल्थ को अफेक्ट कौन कौन करता है सर? बहुत से डिसीज होते हैं, जैसे आपने सुना जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाँ, और आपकी लाइफस्टाइल। मतलब मैक्सिमम केसेस में आज के टाइम पे लाइफस्टाइल ही है जो हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, और उसी पे अपन ध्यान नहीं देते। चलो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, अब अपन इसमें थोड़ा धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। अब भाई चीकू, डिसीज है ना 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, एक होता है कॉन्जेनाइटल, मतलब जो बचपन से प्रेजेंट हो। अच्छा, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब बचपन से होते हैं। और एक्वायर्ड, मतलब जो बर्थ के बाद आप लोग एक्वायर करोगे, बाहर का खाना खाने के साथ, या फिर कोई इन्फेक्शियस चीज खाने के साथ, या फिर कोई आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन आ जाए। तो कौन कौन से डिसीज कितने प्रकार के होते हैं चीकू? पहला कौन सा है? कॉन्जेनाइटल। दूसरा कौन सा? एक्वायर्ड। जो बचपन से होता है उसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल, और जो भविष्य में आएगा उसको अपन क्या कहते हैं? एक्वायर्ड। अब 2 तरीके के होते हैं एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड में एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। अच्छा, कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? सर इन्फेक्शियस, ऑब्वियस सी बात है, जो इन्फेक्शन कॉज करा दे, डिसीज कॉज करा दे, मतलब दूसरे में भी फैल जाए, उसे अपन कह देंगे कम्युनिकेबल। और जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं
वो सर दूसरों में नहीं जाते, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं और ये पैथोजन से कॉज भी नहीं होते। अच्छा, जैसे कम्युनिकेबल में अपन को पूरा डिटेल में पढ़ना है कि आपने बैक्टीरियल डिसीज सुने होंगे, हाँ सर, आपने वायरल डिसीज सुने होंगे, आपने प्रोटोजोल डिसीज सुने होंगे, आपने हेलमेंथिक सुना होगा, हेलमेंथिक डिसीज, एस्केरिस वगैरह, और आपने फंगल डिसीज भी सुने होंगे। और एक और डिसीज होता है जिसे अपन लवेरिया कहते हैं। मैक्सिमम आज की जनरेशन इसी में बर्बाद है। पहली बात तो तुम इस चीज में इन्वॉल्व मत हो। अगर तुमसे कोई कुछ कह भी रहा ना कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो या फिर तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तो तुम अपनी आधार कार्ड वाली फोटो देखा करो। तुम लोग एकदम मतलब रियलिटी मान लेते हो, लड़का लड़की दोनों से कह रहा हूं मैं, पहले देखा करो। और आधे तो इसमें परेशान है कि भाई आफ्टर ब्रेकअप, वो मतलब आफ्टर ब्रेकअप के बाद वो उसको खत्म कैसे करें। तो सिंपल सा फंडा है, बता, मैं तो यही सोचा कि किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं है। सुनना, किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं है, वादा किसी से करके तोड़ना नहीं है, और कोई अगर तोड़ दे दिल आपका तो बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं है। सिंपल सी बात। खैर छोड़ो, अपन इधर आते हैं। तो आपके पास सबसे पहला कौन सा डिजीज है चीकू? कम्युनिकेबल। दूसरा कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल में अपन को बहुत सारे पढ़ने हैं, बैक्टीरियल, वायरल, हेलमेंथिक, प्रोटोजोल, फंगल, ये सब अपन अभी मजाक मजाक में देख लेंगे। और फिर नॉन कम्युनिकेबल में आपके पास कौन सा है सर? आपने उसका नाम सुना होगा, किसका? अरे वो यार, कैंसर। हाँ, क्या होता है कैंसर में? सर कैंसर जो है जानलेवा बीमारी है सर। जितने भी लोग जे गुटखा और सिगरेट में लगे हैं ना, वो सब कैंसर, मतलब आपने देखा भी होगा, इतने सारे लोगों को समझाने के बावजूद उस पर लिखा भी रहता है इट कॉज कैंसर, ये कर्क रोग कॉज कराता है। फिर भी अपने इंडिया में ऐसे साइंटिस्ट हैं जो उसको खाते हैं। वो चेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी पे कब अफेक्ट करेगा। और भाई साहब, अगर गलती से अफेक्ट कर गया ना, तो आप ही समझो भाई साहब कि समझाना आप, मतलब आपको समझना चाहिए। और बहुत से लोग तो वो केसर खा जाते हैं कि उसमें उन्हें लगता है कि हाँ भाई केसर है, उसमें वाकई केसर है, हेल्थ के लिए बेनिफिट है। खैर वो अलग चीज है। तो हाँ, आपके पास कम्युनिकेबल में बहुत सारे आएंगे। नॉन कम्युनिकेबल में आपके पास आते हैं कैंसर। हाँ, कैंसर किसी को दूसरे को नहीं होगा, लेकिन 100% फेटल डिसीज है, बहुत सारी डेथ होती है इसमें। एलर्जी, डेफिशिएंसी डिसीज और डिजेनरेटिव डिसीज, ये सब आपके पास नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज से। और सबसे पहला जो आपका है एनसीईआरटी, अपन पूरी एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें चलेंगे। सबसे पहला जो है उसको अपन कहते हैं इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को पता, सबसे पहले इंटेस्टाइन को एंट्रिक डिसीज कहते हैं। कौन सा डिसीज? एंट्रिक डिसीज। क्यों सर? सर ये जो टाइफाइड है ना, हाँ, टाइफाइड को अपन एंट्रिक डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है। और इंटेस्टाइन को प्यार से कहते हैं एंट्रॉन। क्या कहते हैं? एंट्रॉन। और आपने एनसीईआरटी लिखती भी है कि अगर मान लो किसी का टाइफाइड ट्रीट नहीं किया गया, हाउ, क्योर नहीं किया गया, लंबे टाइम तक रहा, तो क्या ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी कॉज करा सकता है? हाँ सर। अगर परफोरेशन कॉज करा दी मतलब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो बीपी कम हो जाएगा, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से क्या हो जाएगी? आपकी डेथ। तो ऐसी कंडीशन में टाइफाइड को अपन क्या कह देते हैं? एंटेरिक डिसीज। सर ये तो तुमने बहुत आगे का बता दिया, पहले वापस आओ कि होता किससे। सर एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और इन्फेक्शन कैसे होगा? सर बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, अगर आपने गंदा पानी, गंदा खाना वगैरह खाया, या फिर कि कोई आपके यहाँ पे खाना बनाने आते हैं या फिर आती हैं, तो वो फीको ओरल रूट से, वो उनको अगर टाइफाइड था और वो फीको ओरल रूट से अगर किसी की बॉडी में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में टाइफाइड हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं सर? सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको फीवर आएगा, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, हेडेक रहेगा, और साथ ही साथ भूख कम लगेगी, उसी को अपन बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। और टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए? सर वो करा दो विडाल टेस्ट। हाँ, विडाल टेस्ट। अच्छा, इसके लिए एंटीबायोटिक्स चलाओगे? एंटीवायरल। सर बैक्टीरिया से हो रहा तो एंटीबायोटिक्स चलाएंगे ना। अच्छा, और आपने इनका सुना होगा टाइफाइड मेरी। अरे मैरी मिलोन, हाँ हाँ, ये टाइफाइड की कैरियर थी, गांव के गांव इन्हें समेट दिए थे टाइफाइड से। और इसकी एक वैक्सीन भी है जिसे अपन बोलते हैं टैब वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? टीएबी, टब नहीं, टीएबी, टैब वैक्सीन। अच्छा, तो पहला आपके पास था टाइफाइड। सवाल इतना ही पूछेगा, क्या ये एंट्रिक डिसीज होता है? होता है। क्या ये सस्टेन फीवर रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। कितना टेम्परेचर? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर टेस्ट कौन सा कराते हो? विडाल टेस्ट। ट्रीटमेंट सर वो ये एंटीबायोटिक्स चला दोगे। फिर दूसरा आता है आपके पास निमोनिया। निमोनिया एक लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे पे इफेक्ट करता है। अच्छा, मतलब जो आपके लंग्स वाला रीजन है, एल्विलाई वाला रीजन है, वहां पे ये ज्यादा इफेक्ट करता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की मैं बात करूं तो ये इनहेलिंग, मतलब एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये जा सकता है। बिल्कुल सर। और शेयरिंग, और बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। हाँ ऑब्वियसली सर, एक ही ग्लास में अगर पानी पियोगे, एक जिसम दो जान वाला चक्कर है, तो ऐसी कंडीशन में निमोनिया हो सकता है। फिर अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? बैक्टीरिया जो है अफेक्ट या फिर इन्फेक्ट करता है
एल्विलाइज को। कहाँ पे? एल्विलाई आप जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर। हाँ हाँ सर, सुना सर, सुना बिल्कुल सुना। वहां पे ऐसा मतलब कह दिया जाता है कि वहां पानी भर जाता है, आपने सुना होगा लंग्स में पानी भर जाता है, लेकिन असल मायने में लंग्स में पानी नहीं भरता। जो एल्विलाई है, एल्विलाई होती है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसको म्यूकस कहते हैं। और अगर उसका कंटेंट बढ़ गया तो ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी, और अगर ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी तो रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आएगी। इसलिए पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है। और जो इसका सबसे मेन सिम्टम होता है, फीवर आएगा चिल्स के साथ, कफ रहेगी और हेडेक रहेगा, और लिप्स और फिंगर में टर्न फ्रॉम ग्रेइश टू ब्लूइश, मतलब ग्रे कलर से ब्लूइश कलर के, ब्लूइश कलर का अपीयरेंस किस में दिखेगा आपको? निमोनिया में या टाइफाइड में? निमोनिया में। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। फिर एनसीईआरटी और भी लिखती है कि डिप्थेरिया, डिजेंट्री, प्लेग, ये सब बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं वायरल डिसीज की। तो वायरल डिसीज में आपके पास सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड। आपने सुन रखा है कॉमन कोल्ड? हाँ सर, एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जिसको बोलते हैं राइनो वायरस। हाँ जी बिल्कुल, एरोसोल इन्फेक्शन होता है, मतलब हवा से। अगर किसी ने छींक दिया आपकी तरफ देख के तो आपको क्या हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी कम हुई और उनको कॉमन कोल्ड हुआ तो ऐसी कंडीशन में आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। अफेक्टर ऑर्गन कौन सा होता है कॉमन कोल्ड में? सर अपर रेस्पिरेटरी, जो नोज वाला रीजन होता है ना, हाँ, जहां से चाशनी बहती है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला इन्फेक्शन होता है। और लेकिन निमोनिया क्या होता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर आपने सुना होगा डेंगू, चिकनगुनिया। हाँ सर सुना ये सब, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, HIV, एड्स। हाँ सर ये सब वायरस हैं। हेपेटाइटिस बी, हाँ सर ये सब वायरस से होता है। अब पता, आप अपन प्रॉपर एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस से होता है। किससे होता है चीकू? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें डेंगू और चिकनगुनिया की, तो डेंगू और चिकनगुनिया का जो वायरस होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लेवी अर्बो वायरस। कौन सा वायरस? फ्लेवी अर्बो वायरस। ये ऑर्थ्रोपोडा बॉर्न होता है। अच्छा, ये पहले पहले एनसीईआरटी में नहीं था, अभी इन्होंने ऐड कर दिया, तो अपन सुन लेते हैं क्या दिक्कत है। डेंगू कॉज कराएगा फ्लेवी अर्बो वायरस। इसको ले जाने वाली कौन होती है कैरियर, मतलब वेक्टर? वो सर फीमेल एडीज इजिप्टाइल मॉस्किटो बिल्कुल होता है। और डेंगू वायरस आरएनए वायरस होता है। कैसा वायरस होता है चीकू? आरएनए वायरस। और ये जो फीमेल इजिप्टाइल मॉस्किटो है, ये दिन में काटती है। अच्छा, समझ रहे हो? वो नहीं है, ये दिन में काटती है। और दिन में काटती है, इसको बोलते हैं प्यार से टाइगर मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? टाइगर मॉस्किटो। अब बस यही याद रख लेना। और इसमें होगा कुछ नहीं कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम होता है। अगर चिकनगुनिया हो गया तो चिकनगुनिया में जॉइंट में पेन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जॉइंट में बहुत ज्यादा, मतलब जॉइंट में पेन बहुत ज्यादा होता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया। अपन तो खैर कॉमन कोल्ड पे थे, तो कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर? सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे सर? नेजल कंजेशन, मतलब नाक बंद हो जाएगी सर। अच्छा, और डिस्चार्ज होने लगेगा, हो सकता है खराश वगैरह हो जाए आपको, सोर थ्रोट जिसे अपन कहते हैं। और सर वो साथ ही साथ आपको कफ रहेगा, हेडेक रहेगा, टायर्डनेस रहेगी। और यूजुअली ये लास्ट करता है 3 से 7 दिन। यही पूछेगा तुमसे कि 3 से 7 दिन तक कौन रहता है आपकी बॉडी में कॉमन कोल्ड का वायरस, जिसको अपन बोलते हैं राइनो वायरस। अब उसके बाद आपके पास आता है प्रोटोजोन डिसीज। कौन सा डिसीज चीकू? प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है उसे कहते हैं अमीबियासिस। क्या कहते हैं? अमीबियासिस। अमीबियासिस होता है किससे? अमीबिक डिजेंट्री। किससे होता है चीकू? अमीबिक डिजेंट्री। पैथोजन कौन है? मतलब पैथोजन डिसीज कौन कराएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो क्या कॉज कराएगा चीकू? अमीबियासिस। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं भाई, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। वही अगर आप लोग गंदा वगैरह कुछ खाओगे तो उसके जो लार्वा हैं, एग्स हैं, वो आपकी बॉडी में आ सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो अमीबियासिस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। कहां रहता है चीकू? लिप्सन, मतलब कहां पे अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो हाउस फ्लाई होती हैं वो एक्ट करती हैं एक तरीके के मैकेनिकल कैरियर को। सिम्टम्स क्या आएंगे सर अमीबियासिस में? कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, मतलब दस्त लगेंगे? अबे नहीं, उसका उल्टा, तुम जाओगे लेकिन माहौल नहीं बनेगा, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। अब इसी पे नीट में एक बार सवाल पूछा था कि अमीबियासिस अगर किसी को है, अगर किसी को अमीबियासिस है तो अमीबियासिस के लिए जो ये कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। हाँ, ये कहाँ पे फीड करती है? ये आपकी आरबीसी, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पे फीड करेगी, वहां पे न्यूट्रिशन खाएगी और आपको पैथोमेल डिसीज कॉज कराएगी। आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपने सुना होगा मलेरिया। बिल्कुल सुना है सर, मलेरिया। अगर पूछ दे, वैसे तो काम का नहीं है, कि ये जो अमीबियासिस है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, अमीबियासिस की जो लाइफ साइकिल होती है वो मोनोजेनेटिक होती है, एक ही उसमें कंप्लीट होती है, जो और होस्ट अपन ही लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, लेकिन मलेरिया अगर आपने सुना हो, हाँ सर मलेरिया इज अ वेरी गुड डिसीज सर। है वेरी गुड नहीं, मतलब वेरी बैड डिसीज। आपने सुना होगा मलेरिया, एक पैथोजन होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। हाँ, कौन सी वाली? अरे अरे यार, आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम। ये 4 प्रकार के आपके पास क्या होते हैं? मलेरिया। इंडिया में मतलब सबसे ज्यादा वाइवेक्स ही देखने को मिलता है, और इंडिया में फाल्सिफोरम भी है। मोस्ट फैटल होता है ये, मेलिग्नेंट इसको अपन मलेरिया कहते हैं। मतलब इसमें डायरेक्ट डेथ हो जाती है। डायरेक्ट डेथ नहीं होगी, मतलब टाइम लगता है। हाँ, डेथ डायरेक्ट नहीं होगी। फिर
अच्छा, अफेक्टेड ऑर्गन कौन होते हैं? लिवर और आरबीसी सर। अच्छा, अब जैसे अगर इसको अपन सिंपल फॉर्म में समझें, समझना मेरी बात, तुम बस एक नाम याद रखो, स्पोरोजोइट। क्या मैंने बोला? स्पोरोजोइट। आप मतलब मलेरिया का जो सबसे इन्फेक्शियस एजेंट है उसे अपन क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं चीकू? स्पोरोजोइट। अब देखना, तुम इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो तुम, इतना एक तो इमेजिन करने के ना तुम अलग इमेजिन करने लगते हो। अगर किसी को मलेरिया है, ठीक है, आपके घर के सामने कोई रहती है, हाँ कोई कोई भी है, उसको मलेरिया है, तो ऐसी केस में क्या मच्छर इधर उधर हो सकते हैं? हाँ सर, ऑब्वियसली हो सकते हैं। वहां के मच्छर यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के मच्छर वहां जा सकते हैं, क्योंकि सर देखो, पड़ोसी धर्म निभाना जरूरी है, पड़ोसी पड़ोसी काम में आना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो अब आप खुद सोचो, अगर सामने किसी को मलेरिया है और वहां से मच्छर उन्हें किस्सी देके आपकी तरफ आ गया, किस्सी देके मतलब बाइट करके, तुम तो खो जाते हो। अगर मेरी तरफ आ गया और मुझे भी वो किस्सी देने आया, तो वो वहां से क्या मतलब, क्या उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स होंगे? स्पोरोजोइट्स मतलब मलेरिया कॉज कराने के लिए पैथोजन होंगे या नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। ये फीमेल एनाफिलीज कॉज कराती है, आप इतना तो जानते हो, जितनी भी बीमारियां सब फीमेल कॉज कराती हैं, चाहे वो दिल की हो, सॉरी, चाहे वो ये सब ये सब हो, या फिर मतलब एलिफेंटाइटिस हो, या फिर ये हो डेंगू चिकनगुनिया, या फिर मलेरिया। तो अब उसको सोचो, वो जब मुझे किसी दिन आई तो उसने मेरी बॉडी में क्या छोड़ दिया चीकू? स्पोरोजोइट्स। क्या छोड़ दिए? स्पोरोजोइट। ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस स्टेज होती है। अच्छा, और स्पोरोजोइट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं मॉस्किटो में? सर सलाइवरी ग्लैंड्स में। कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड्स में। उसने जैसे मुझे किसी दी, उसने क्या मेरे ब्लड में रिलीज कर दिया? क्या सक कर दिया? स्पोरोजोइट। अब जैसे ही स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर मेरी गए, ये सबसे पहले ढूंढेंगे लाइफ मतलब अपना नंबर बढ़ाने के लिए जगह, और ये जगह कौन दे देगा? लिवर। मतलब दे नहीं देगा, वो बेचारे वहां पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ये लिवर में पहुंचा, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब वही 1 से 2, 2 से 4 ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर लिवर में एक मतलब लिवर में रिप्रोड्यूस करते करते साइजोजॉइंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं चीकू? साइजोजॉइंट। अच्छा, और साइजोजॉइंट बनने के बाद ये जाएगा आरबीसी के पास, आरबीसी में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब आरबीसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते 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 इसका नंबर इतना बढ़ जाएगा कि आरबीसी को फाड़ के निकलेगा। और जब आरबीसी फटती है ना, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हाँ सर होता है। हीमोग्लोबिन में दो मेनली 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है हीम वाला पार्ट और दूसरा कौन होता है? ग्लोबिन। एक कौन सा होता है चीकू? हीम। दूसरा कौन होता है? ग्लोबिन। तो हीम वाले पार्ट का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे बनते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। कौन से ग्रेन्यूल्स? हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और ये जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अब टॉक्सिक चीज है तो बॉडी क्या करेगी? अपना टेम्परेचर बढ़ा देगी। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, पसीना निकलेगा, तो चिल विथ फीवर, समझ रहे हो, ठंड देके बुखार आएगा हर 3 से 4 दिन की रात में। अब मतलब नॉर्मली रात में ये चीज ज्यादा होती है, तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जब जैसे ही निकलेंगे, टेम्परेचर आपकी बॉडी बढ़ा देगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस बैठा है, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, वो मतलब पूरे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कोई टॉक्सिक चीज आई है, बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया ताकि उसे डिस्ट्रक्ट किया जाए। अब ऐसी कंडीशन में फीवर विद चिल्स आएंगे एवरी 3 to 4 days। अच्छा, अब जैसे ही आरबीसी फटी ना, इसने रिलीज कर दिए मीरोजोइट्स। क्या रिलीज कर दिए? मीरोजोइट्स। और मीरोजोइट्स जो होते हैं वो भविष्य में बना देते हैं मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। क्या बना देते हैं? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। अब भाई साहब, मैं इन्फेक्टेड हूं मलेरिया से, मतलब मैं नहीं, भगवान ना करे मैं हूं, ठीक, अभी अपना सिलेबस बचा है। तो अगर मान लीजिए मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स इन्फेक्टेड हो गए, मतलब मैं इन्फेक्टेड हो गया, तो मेरी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल बन गए होंगे मीरोजोइट से। अब अगर मुझे मान लो कोई दूसरी फीमेल एनाफिलीज किसी देने आई, बाइट करने आई, मतलब सोचो, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल आ रही लेकिन एनाफिलीज मच्छर आ रहा है, समझ रहे हो तो फीमेल एनाफिलीज अगर मुझे किसी देने आई, वो मेरे ब्लड से क्या उठा लेगी? ये गैमेटोसाइट्स। इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके गट में, मॉस्किटो के गट में, मतलब वहां पे सेक्सुअल साइकिल चलेगी मॉस्किटो में, ए सेक्सुअल सर सेक्सुअल। और याद रखना, मैंने अभी बोला भी था कि मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो डायजेनेटिक या मोनोजेनेटिक? सर डायजेनेटिक। तो याद कहीं पे भी हर जगह लग जाता है आपका, चाहे आप एनिमल किंगडम में पढ़ रहा हो या फिर कुछ में, क्या लग जाता है सर? 2 होस्ट होंगे, हाँ, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट के अंदर हमेशा सेक्सुअल साइकिल चलती है, सेकेंडरी होस्ट में आप लोग क्या चलाते हो? ए सेक्सुअल। इस मलेरिया के केस में अपन लोग कैसे थे? सेकेंडरी होस्ट। हाँ सर बिल्कुल सेकेंडरी होस्ट है। तो अपने अंदर याद करिए, लिवर और आरबीसी में आपने क्या चलाया था? ए सेक्सुअल साइकिल। और अगर मच्छरिया की अपन बात करें, वहां पे आपके पास कैसी साइकिल थी? सेक्सुअल, क्योंकि वो प्राइमरी होस्ट था। बस यही है। फिर अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? अरे वो क्लोरोक्विनीन, पैराक्विनीन, आपने नाम सुने होंगे, उसका ट्रीटमेंट चलेगा 14-15, मतलब एक नॉर्मली 14-20 दिन तक आपका ट्रीटमेंट चलता है और आप लोग मलेरिया से फ्री हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हेलमिंथिक डिसीज। कौन सी डिसीज चीकू? हेलमिंथिक। आपने नाम सुना होगा एस्केरियासिस। आपको बचपन में स्कूल में बहुत बार वो टॉफी वाली वो मतलब दवाई खिलाई गई होगी, एल्बेंडाजोल। आपसे कहते होंगे कि हाँ ये टॉफी है, लेकिन वो क्यों दी जाती थी? ताकि आपके जो पेट में कीड़े हैं, जिन्हें अपन चुनचुने कहते हैं, वो चुनूने नहीं, वो अलग चीज है। अगर आपके इंटेस्टाइन में, गट में कीड़े हैं, तो उनको
खत्म किया जा सके। आप समझ रहे हैं? तो हेलमिंथिक डिसीज में सबसे पहला आपके पास है एस्केरियासिस। पैथोजन कौन होता है इसका? एस्केरियासिस लंबरिकॉर्ड। अच्छा, एक तरीके का ये राउंड वर्म होता है। अच्छा, मोड ऑफ इन्फेक्शन वही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अफेक्ट किसको करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये याद रखिएगा, अभी अपन ने अमीबियासिस पढ़ा था तो मैंने बोला था लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है। हाँ जी, लेकिन ये कहां पे अफेक्ट करता है एस्केरियासिस? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहां पे चीकू? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। सिम्टम्स क्या आएंगे? सर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हाउ मस्कुलर पेन रहेगा, फीवर आएगा ही, और अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना, और ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज का, मतलब एक तरीके का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके बाद आपके पास क्या है? फिलेरियसिस। आपने सुना होगा, हाँ फिलेरियसिस क्या? इसको हाथी पांव कहते हैं, एलिफेंटाइटिस। हाँ, ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन है। अच्छा, बॉडी के अंदर आ जाएगा, टाइम लेगा और लंबा चलेगा डिसीज, उसी को अपन क्रोनिक डिसीज कहते हैं। पैथोजन कौन होता है सर? व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी और व्यूचेरिया मलाई। ले जाने वाली कौन होती है सर? इसमें भी वही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो? फीमेल क्यूलेक्स। और यूजुअली अफेक्ट किस पे करता है? लिम्फेटिक वेसल पे, लोअर लिम्फेटिक मतलब लोअर लिम्स पे की लिम्फेटिक वेसल्स पे ये अफेक्ट करेगा, वहां स्वेलिंग करा देगा। और एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे टेस्टिस का साइज भी बढ़ जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसील। क्या कहते हैं चीकू? हाइड्रोसील। अब लास्ट आपके पास है फंगल डिसीज। कौन सा डिसीज? फंगल डिसीज। तो फंगल डिसीज में सबसे पहले पैथोजन, जो फंगस होते हैं जो बिलोंग करते हैं, जैसे ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग व्हाट? रिंग वॉर्म, मतलब दांत खात खुजली में हैं, रिंग वॉर्म। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन आप जानते ही हैं, आप लोग जैसे वो बार्बर के पास जाते होंगे कटवाने, मतलब बाल हाल वगैरह कटवाने। हाँ, तो वो तो अलग चीज है, कटा नहीं तो कटेगा, कलयुग का प्रसाद है सब में बटेगा। लेकिन अपन बाल अगर कटवाने जाते तो आपको क्या लगता है कि वो जो टॉवेल रखता है वो बहुत साफ होती है? मैंने तो यही देखा कि एक ही टॉवेल से वो सबकी साफ कर देता है, हमारे दाढ़ी वगैरह हो सब तुमने देखा होगा। तो आप घर से एक टॉवेल लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर मान लो कोई दांत खाद खुजली वाला हो और उसी की टॉवेल आपके फेस पे भी लग गई, तो शुरुआत में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें यही लगेगा खुजली क्यों मच रही है। तो इससे अपन बच सकते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद यही आपके पास है फंगल डिसीज। अब अपन स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। अच्छा, प्यार से कहते हैं अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ जी, दो तरीके की होती है, एक होती है इननेट, दूसरी होती है एक्वायर्ड। जो चीज बचपन से तुम्हारे पास है, अच्छा जैसे ही तुम पैदा हुए थे, अच्छा आपको पैसिवली इम्यूनिटी मिल गई थी प्लेसेंटा से, हाँ उसको अपन बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। और ये स्पेसिफिक होती है नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक मतलब सर अरे किसी भी बैक्टीरिया के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक है, प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इसमें मेमोरी एब्सेंट होती है। और चार तरीके के इसमें बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। और उसी के अपोजिट जो आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक तरीके की एडेप्टिव इम्यूनिटी है। आपकी बॉडी ने इसको एडेप्ट किया है। जब आपको कोई पैथोजन मतलब डिसीज हुआ, तो पहली बात तो ये स्पेसिफिक है डिसीज के लिए या नहीं है सर? है, स्पेसिफिक है। उसके बाद साथ ही साथ इसके पास डाइवर्सिटी बहुत है, चाहने वाले बहुत है, मतलब चाहने वाले नहीं, ये डाइवर्सिटी बहुत है, हर एक पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज ये बना सकती है। और डिस्क्रिमिनेशन ये करती है बिटवीन सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, मतलब खुद की सेल और दूसरी सेल को पहचानने में ये सक्षम है, पहचान लेती है। अपने स्कूल जैसी टीचर वाली नहीं है, समझ? तो डिस्क्रिमिनेशन करेगी बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल। फिर उसके बाद मेमोरी लेके आती है। अच्छा, मेमोरी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो वो टाइफाइड फिर से आपको हो, तो पहले से आपके पास मेमोरी हो कि इसको मैंने कैसे मारा था। आप सबको अभी कोविड की वैक्सीन लगी होगी 2-3 साल पहले, हाँ जब कोविड आया था। तो आप याद करिए कोविड की वैक्सीन में जब पहला डोज लगा था, बहुत से लोग थे जिन्हें फीवर आया था, और बहुत से लोग थे जिन्हें आया ही नहीं था फीवर, उन्हें मतलब कोविड भी डर गया था उनकी बॉडी में आने के बाद। तो अगर आपको फीवर आ रहा है, मतलब आपकी बॉडी काम कर रही है एक्टिवली और उसकी मेमोरी बन रही है। और जैसे ही आपको सेकंड डोज लगा होगा वैक्सीन का, तो बहुत कम फीवर आया था, बहुत कम दिनों, मतलब बहुत कम टाइम तक आया था, अगर आपको ऐसा कुछ याद हो। अपन ने अभी बात करी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी मतलब वही रोग प्रतिरोधक क्षमता। पहली कौन सी है? इननेट। दूसरी कौन सी है? एक्वायर्ड। स्पेसिफिक कौन सी होती है? एक्वायर्ड। कौन सी नॉन स्पेसिफिक होती है? इननेट। चलिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बैरियर्स की। तो देखो, पहला है फिजिकल बैरियर, उस फिर है फिजियोलॉजिकल, फिर है सेलुलर, और लास्ट कौन सा? साइटोकाइन। अब हमारी बॉडी में पता लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। अच्छा, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकंड लाइन, और एक होता है थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है ना? फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर मतलब जो चीज आप फिजिकली छू सकते हो। क्या आप अपनी म्यूकस को छू सकते हैं नाक के अंदर? हाँ, वो चिपचिपी सी चीज। क्या अपनी स्किन को छू सकते हैं? तो स्किन और म्यूकस एक तरीके का क्या है? फिजिकल बैरियर। ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया वगैरह। और अगर फिजियोलॉजिकल की बैरियर की मैं बात करूं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, तो जितने भी आपके बॉडी के सेक्रेशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बॉडी सेक्रेशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, सीबम, और जो कान से ईयर वैक्स निकलता है जिसको सेरोमेन कहते हैं, और एसिड इन स्टमक, ये सब आपके क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर।
कौन से बैरियर होते हैं? फिजियोलॉजिकल। फिर उसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में आप याद करिए, आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। हाँ जी, व्हाइट ब्लड सेल में आपने सुना है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, अरे न्यूट्रोफिल। हाँ, क्या ये फैगोसाइटिक सेल होती हैं? हाँ सर। 60 से 65%, सबसे ज्यादा या सबसे कम? सर सबसे ज्यादा। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल होती है। और अगर मैं बात करूं मैक्रोफेज की, सर मैक्रोफेज भी फैगोसाइटिक सेल होती है। याद करो, क्या मैक्रोफेज वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैगोसाइटिक सेल होती है टिश्यू की या फिर ब्लड की? सर टिश्यू की, बिल्कुल। और नेचुरल किलर सेल का भी आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, ये नॉन फैगोसाइटिक सेल होती हैं। जितनी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको निपटाने का काम कौन करती है? नेचुरल किलर सेल। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करती नेचुरल किलर सेल, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल। ये पोरेंस परफोरेंस बना देती है। अच्छा, ऐसा भी कुछ था? अरे याद करो भाई। फिर लास्ट है आपके पास साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आपके पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इम्यून सेल्स के। मतलब अरे कुछ नहीं, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स है, हाउ मतलब टिश्यू कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स है। एक सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो दूसरी सेल के में भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन दूसरी सेल को बचाने के लिए जो पहली सेल मर रही होती है ना, जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या करती है? इंटरफेरॉन रिलीज कर देती है। क्या रिलीज कर देती है? इंटरफेरॉन। और ये किसके कौन से बैरियर में आता है? सेलुलर या साइटोकाइन? से साइटोकाइन में। इंटरफेरॉन क्या होता है सर? इंटरफेरॉन एक तरीके का, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब आप क्या कहोगे, मतलब कहना तो पड़ेगा ना यार। इंटरफेरॉन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो 270 अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करती है ताकि ये जब वायरस इन्फेक्शन करने दूसरी सेल में जाए तो अपना ट्रांसलेशन ना कर पाए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ना कर पाए। और ये मतलब होगा कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने दे रहा है तो ये एक तरीके के इंटरफेरॉन्स में क्या रिलीज कर रही है? टिप। टिप मतलब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ताकि जब वायरस दूसरी सेल में जाए तो वो रेप्लिकेट ना कर पाए और वायरस का लोड कम हो जाए। क्योंकि वायरस जब भी किसी सेल में जाता है तो उसे चाहिए उसके मनपसंद प्रोटीन। जब तक मनपसंद प्रोटीन मिल रहा है तब तक वायरस उसमें रहेगा, और जैसे ही वो नहीं मिले वो उसको फाड़ के निकल जाएगा। ये नॉर्मल वायरस की साइकोलॉजी है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि ये जो इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं ये वायरस रिलीज करता है या वायरस इन्फेक्टेड सेल? सर वायरस इन्फेक्टेड सेल। इससे क्या वायरस मर जाता है? नहीं 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 सर, दूसरी सेल में ये जब वायरस इन्फेक्शन करेगा तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या रिलीज कर देता है? टिप, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। अब अपन आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। कौन सी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पता दो प्रकार की होती है बोले तो, सर एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड, एक होती है पैसिवली एक्वायर्ड। म्हणजे अरे एक्टिवली एक्वायर्ड मतलब कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, तो जो भी काम खुद किया जाता है उसमें एनर्जी लगती है, बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी बन जाती है क्योंकि बॉडी खुद काम कर रही है, और पैसिव में से मेमोरी नहीं बनती। अच्छा अब सर मजा नहीं आ रहा, वैसे समझाओ ना। देखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मान लो आपको कोई इन्फेक्शन या डिसीज हो गया तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज, तो ये नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में आप लोग क्या करते हो? वैक्सीन लगवाते हो। अगर वैक्सीन लगाओगे तो आपने सुना होगा वैक्सीन में क्या हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं। हाँ सर बिल्कुल डालते हैं। अभी अपन देखेंगे भी टाइप ऑफ वैक्सीन। हीट किल्ड वैक्सीन को मतलब हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म को आप जैसे डालोगे तो बॉडी को क्या लगेगा? ये पैथोजन है, वो क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज। साथ में क्या बन जाएगी? मेमोरी, ताकि अब वो डिसीज अगर आपको फिर से हो तो मेमोरी प्रेजेंट है और साथ ही साथ एंटीबॉडीज भी हैं। और एक बात और याद रखिएगा, पहली एंटीबॉडी जो बनती है, मतलब जैसे पहली बार मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आया तो मेरी बॉडी पहली कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? आईजीएम। सुना है क्या आपने? हाँ सर बिल्कुल सुना है, आईजीएम। और जब ये यही पैथोजन, सेम पैथोजन दूसरी बार आएगा तो अब मेरे पास बनेगी आईजीजी, मतलब एम भी बनेगी लेकिन जी ज्यादा बनेगी। इसीलिए आपने सुना होगा एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी। हाँ सर सुना है ना। पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि पहली बार एंटीबॉडी बन रही है, पहली बार मेमोरी बन रही है। और अगर वही पैथोजन दूसरी बार आ गया तो सर पहले से मेमोरी तैयार है, बिल्कुल, और आईजीजी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए उसी को बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। ये फास्ट इंटेंसिटी के साथ होता है, मतलब बहुत जल्दी। फिर उसके बाद है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरली आपको प्लेसेंटा से मिल जाती है आईजीजी एंटीबॉडी और क्लोस्ट्रम से मिल जाता है आईजीए एंटीबॉडी। अगर मान लो फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू के अगेंस्ट में आईजीएम एंटीबॉडी बनेगी प्राइमरी रिस्पॉन्स में, तो वो भी पैसिवली किसको मिल सकती है? बच्चे को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आर्टिफिशियल में आपके पास क्या आती है? बाय इंजेक्शन। जैसे किसी को अगर सांप ने काट लिया या फिर कुत्ते ने काट लिया तो तुम लोग इंतजार करते हो कि या फिर मतलब आप लोग सांप को भी वापस काट लेते हो। हेलो,
क्या अगर किसी को सांप ने काटा तो क्या आप सांप को वापस काटोगे या फिर इंजेक्शन लगवाने जाओगे? तो वहां पे आप लोग क्या डालोगे? एंटी वेनम स्नेक। हाँ जी। और जैसे अगर मान लो किसी को लग गई कोरोसिव चीज की, अरे जंग लगी हुई चीज लग गई, हाँ निडल प्रिक हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो टिटनेस लगवाने जाएगा या नहीं लगवाएगा? तो वो बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल दी जाती है, इसी को बोलते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अच्छा, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पता, ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स। हाँ, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर? एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, हाँ जी, और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी वाले को ही कह देते हैं प्यार से ह्यूमरल एंटीबॉडी, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब आपसे जो सवाल पूछेगा ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये बेस होती है ऑन टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, मंजे सर टी लिम्फोसाइट पे बेस होती है, इसमें मंजे का होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट पे बेस होती है। और आपसे जो नीट में सवाल पूछेगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। म्हणजे जैसे अगर मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, हाउ जी, तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग लेने पड़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा साइक्लोस्पोरिन ए, कॉर्टिसोल के इंजेक्शन। हाँ जी बिल्कुल। तो क्यों लेने पड़ते हैं इसको? ये क्योंकि पहली बात तो सोचो सर, हमने किसी दूसरे से किडनी ली है, और अगर दूसरे से किसी से किडनी लोगे तो सबकी मॉलिक्यूलर सिग्नेचर, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी सेल्स MHC, सबकी अलग अलग होती हैं। बिल्कुल सर, अगर वो अलग अलग है तो आपकी बॉडी क्या सोचेगी? एक तरीके का पैथोजन है, इसको मार दो। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन में बॉडी उसको मारना स्टार्ट कर देगी, इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। हाँ जी बिल्कुल, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो सवाल पूछा जाएगा ग्राफ्ट रिजेक्शन कराने के लिए कौन सी आपके पास वो होती है इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी वाली? सर सेल मीडिएटेड। अच्छा, सेल मीडिएटेड में भी कौन सी सेल? टी किलर या टी हेल्पर? सर टी किलर सेल्स, इसी को प्यार से कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। अब दूसरी बात आती है आपके पास एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की, तो उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, वही बेवफा होने के बाद, मतलब आफ्टर ब्रेकअप, गम दे। आप समझ रहे हैं? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। और अगर आपसे पूछ दिया जाए आपको इम्यूनोग्लोबिन को ढूंढना है किसी के, मतलब बॉडी के, किसी की बॉडी में, तो आप कहां पे ढूंढेंगे? ब्लड में, प्लाज्मा में या सीरम में? तो याद रखिएगा सीरम में। अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्लाज्मा भी मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? ब्लड प्लाज्मा या फिर सीरम मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन। सीमन नहीं कह रहा हूं, हेलो, मैं सीरम कह रहा हूं, समझ रहा हूं? अब उसके बाद अब होता क्या ना, हमारी जो एंटीबॉडी होती है ना, इसको प्यार से H2L2 कहते हैं। मतलब इसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, और 2 हैवी चेन के बीच में आपके पास जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके नंबर 2 होते हैं। कितने होते हैं चीकू? 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन हैवी चेन्स। मतलब 2 हैवी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है चीकू? 2। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? सर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। बिल्कुल, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब बी लिम्फोसाइट जो होती है ना, अगर आपसे पूछ दे कि लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सर लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जो बी सेल और टी सेल बनाते हैं। अच्छा, अब 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां पे ये चीजें बनेंगी, प्रोलिफरेट होंगी, मैच्योरेट होंगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा टी सेल्स प्रोलिफरेट मैच्योरेट कहां पे होती हैं? थाइमस में। कहां होती है चीकू? थाइमस में। और जितनी भी चीजें वहां स्टोर करेंगी, मतलब इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगी, वो सब सेकेंडरी हैं। आपने माल्ट का नाम सुना होगा, हाँ जी, ये माल्ट जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये 50% इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसी? 50%। आपने टॉन्सिल सुने होंगे, पियर्स पैचेस सुना होगा, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। तो अब फिलहाल तो अभी अपन एंटीबॉडी पे थे। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होंगे, और इसमें बनाने वाली कौन होती है सर? एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट में मेमोरी सेल आपने सुना होगा, हाँ जी, और एक सुना होगा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस का शेप क्या होता है? अरे कार्टविल शेप। हाँ, जो प्लाज्मा सेल होती है वो बनाती है एंटीबॉडीज। और मेमोरी चाहिए भैया। आप खुद सोचो, एंटीजन एंटीबॉडी की जब लड़ाई चलेगी तो उसकी मेमोरी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि अगली बार अगर ये एंटीजन आए तो मुझे इसको कैसे खत्म करना है। आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब आपके पास सवाल क्या पूछेगा? H2L2 एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, हाँ जी। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? सर 16। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? हेलो, 16। जिसमें से 12 होते हैं इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड और 4 होते हैं इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब हैवी और लाइट के बीच में कितने होते हैं? 4। अब इसके बाद एक और नई चीज आती है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो सवाल इतना ही पूछेगा कि ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगाना वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो क्यों आज तक सही चल रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी बना देती है मेमोरी। हमारा इम्यून सिस्टम क्या बना देता है? मेमोरी। तो वैक्सीनेशन में अपन लोग करते क्या है? एंटीजेनिक प्रोटीन। अच्छा, एंटीजेनिक प्रोटीन जो होता है पैथोजन का, हाँ जी, या फिर वो जो पैथोजन है उसको इनएक्टिव कर दो या वीक कर दो,
इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे अपन बॉडी में। इसके इसके क्या बोले इंग्लिश में, इसके रिस्पॉन्स में, हाँ इसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडीज। क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडीज। इसी को कहते हैं वैक्सीन। चीकू क्या कहते हैं, वैक्सीन। अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो भैया वैक्सीन 3 जनरेशन की होती हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपने पूरा ऑर्गेनिज्म को हीट किल करके डाल दिया हो, पूरे ऑर्गेनिज्म को हीट किल करके डाला, या फिर एटीन्यूएट कर दिया, जो डिसीज कॉजिंग वाली जीन है या फिर पार्ट है उसको हटा दिया, तो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। क्या बोलते हैं चीकू, फर्स्ट जनरेशन। अगर मैंने ये एक सभी ने डाली, एंटीजेनिक पार्ट डाला उस पैथोजन का, तो उसे कहते हैं सेकेंड जनरेशन। और एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, हाँ जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो आपने बनाई है वो किसके लिए बनाई है, हेपेटाइटिस बी के लिए। और किस में बनाई है, ईस्ट में। अच्छा, और ये सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में आप लोग क्या कर देते हो, उसका जेनेटिक मटेरियल डाल देते हो, डीएनए या फिर आरएनए। जैसे सर समझ नहीं आया, जैसे कोविड की वैक्सीन थी, हाँ कोविड की वैक्सीन में आप क्या कर रहे थे, जैसे कोविशील्ड अगर आपने लगवाई हो, कोविशील्ड में उसी वायरस को हीट किल करके डाल रहे थे, समझ रहे हैं। हीट किल का मतलब उसको वीक कर दिया है, आपकी बॉडी में डाल दिया। अब आपकी बॉडी क्या बना लेगी उसके अगेंस्ट में, एंटीबॉडीज। तो ये एक्टिव है या पैसिव, सर एक्टिव है, क्योंकि हमें बुखार आ रहा था। अब कुछ लोगों ने, जैसे आपने कोवैक्सीन का अगर नाम सुना हो, उन्होंने क्या किया था, उसका एंटीजेनिक पार्ट लिया था। अच्छा, एंटीजेनिक पार्ट। और वैसे तो और कुछ और क्या कर सकते थे, जो कोविड है उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, अपन उस आरएनए जेनेटिक मटेरियल में से वो जीन को निकाल दें जो क्या कॉज कराता है, कोविड। तो ये भी एक तरीके की क्या बन जाएगी, मतलब वैक्सीन। तो अगर आपने पूरा ऑर्गेनिज्म डाला हीट किल करके तो फर्स्ट जनरेशन, अगर उसकी सबयूनिट डाली सेकंड जनरेशन, उसका जेनेटिक मटेरियल डाला थर्ड जनरेशन। मैंने क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। आके मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, नहीं तुमका अलग ही खो जाओ। अब इसके बाद लास्ट है आपके पास एलर्जी। लास्ट नहीं, मतलब ये बहुत कुछ है। एलर्जी, एलर्जी आप समझते हैं क्या होता है सर एलर्जी, जब आपकी बॉडी इररिस्पॉन्सिबल काम कर दे, जस्ट लाइक फीमेल्स, यू नो, कोई भी छोटी सी बात का अगर पटंगर बनाना है ना, तो सबसे अच्छा कौन करता है आप जानते हो, मैं उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं ना, इसमें आपकी बॉडी एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स करती है। मतलब एक होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स, एक होता है एग्जैगरेटेड, मतलब जितना होना चाहिए था ना उससे बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो, छोटी सी बात का बड़ा बनाना। आप वो समझ ही जाओ, फिर मैं क्या ही कहूँ, ठीक। फिर उसके बाद तो आप, अब इसमें सबसे पहले अपन लोग आपने सुना होगा अस्थमा। अब देखो होता कुछ नहीं है, कुछ एजेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। क्या कहते हैं, एलर्जेंस। एलर्जेंस वो होते हैं जो क्या कॉज कराते हैं, एलर्जी। आपने सुना होगा डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, ये सब फालतू चीजें। अब होगा क्या, ये अगर किसी की बॉडी में गए तो ये मस्त सेल को अफेक्ट कर देते हैं। किस सेल को, जो बेचारी मस्त बैठी रहती है ना, मस्त सेल, उसे अफेक्ट कर देते हैं जाके। और मस्त सेल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ये रिलीज कर देता है। अच्छा, और जैसे ये चीजें रिलीज हुई, मतलब आपकी बॉडी में लड़ाई स्टार्ट हो गई, एलर्जी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोग जब बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी में, या फिर कोई अगर परफ्यूम वगैरह लगा के आता है उनके पास, तो उन्हें छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी आंखें मतलब एकदम पानी से भर जाती हैं, वाटरी आइज, हाँ, रनिंग नोज, नोज बहने लगती है। ये सब एक एलर्जी है। और एलर्जी किस एंटीबॉडी से होता है चीकू, ई। किससे होता है, ई एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी से। अब इसके मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा, सर एंटी हिस्टामिन दो, क्योंकि हिस्टामिन जैसे ही आएगा वेसल को डायलेट कर देगा, वेसल अगर डायलेट हो गई तो ये एलर्जिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। अच्छा, या फिर एड्रेनलिन या फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगा दो, ठीक है। तो अब इसमें 3 एग्जांपल लिखती है एनसीईआरटी, पहला है ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा है हे फीवर, और तीसरा है एनाफ्लाइटिक शॉक। फिर उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कुछ नहीं, आपकी वाली आपको पब्लिक प्लेस पे नहीं पहचान रही। अच्छा, कौन, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसी की बात चल रही है। अभी अपन फिर इसको सेल पे भी समझ लेते हैं। आपकी सेल आपकी ही सेल्स को नहीं पहचान रही, आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो खुद की सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रही हैं, उन्हें खत्म करना स्टार्ट कर रही हैं, उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये सब आप जानते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस, जो मिस्थेनिया ग्रेविस होता है उसमें क्या होता है सर, एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, हाँ जी। फिर उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, हाँ जी, उसमें भी एंटीबॉडीज बनती हैं। हाशिमोटो डिसीज सुना होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सुना होगा, विटिलिगो जो नीट में एक बार मतलब वो मेजदा कॉलम में आ गया था, विटिलिगो और पिसोरियासिस, मतलब पी उसमें साइलेंट होता है, सोरियासिस, हाँ जी। ये सब आपके पास क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं एड्स। अब एड्स क्या होता है सर, एनसीईआरटी लिखती है एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, मतलब ये बचपन से होने के चांसेस नहीं होते इसमें, अनलेस एंड अनटिल फीमेल को ये हो। अगर फीमेल अफेक्टेड है एड्स से तो वो बच्चे में जाएगा बाय प्लेसेंटल रूट, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी कहती है नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, वो ऐसा समझती है एनसीईआरटी कि हर फीमेल को एड्स नहीं होता है, समझ रहे हैं। और फर्स्ट ये रिपोर्ट कब हुआ था, 1981 में यूएसए में, और बस 5 साल लगे थे भाई, 1986 में इंडिया में आ गया, चेन्नई में, जहां लोगों को चैन नहीं है।
अच्छा, अब अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है, इंटीग्रेज भी होता है, प्रोटीएज भी एंजाइम होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। अच्छा, और ये जो इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स निकली हुई रहती हैं GP120 की। अच्छा, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है CD4 डेजिग्नेशन से। अच्छा, CD4 डेजिग्नेशन मतलब कुछ नहीं होता, जैसे मान लो इसके पास जो एंटीजेनिक पार्ट है जिसको अपन बोले ना ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजेंस हैं, वो उसके ऊपर एक डेजिग्नेशन है, एक एड्रेस लिखा है CD4। अच्छा, अब ये CD4 डेजिग्नेशन वाला जो जो सेल होंगी वो उससे जाके चिपक जाएगा। और ये कहां पे CD4 डेजिग्नेशन किस में मिलता है? टी हेल्पर सेल्स में और मैक्रोफेज में। कहां मिलता है चिकू? टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेज में। तो सवाल पूछा जाएगा एड्स का मल्टीप्लिकेशन कहां कहां पे होता है? मैक्रोफेज और टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स में। लेकिन HIV फैक्ट्री कौन बनती है? ये मैक्रोफेज। कैसे बनती है सर? समझ में नहीं आया। देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आपकी मतलब आपकी नहीं, किसी की नहीं, कोई एक बेचारा मतलब कोई है, उसकी बॉडी में एड्स वाला वायरस चला गया। अगर एड्स वाला वायरस मतलब HIV वायरस चला गया, आपने सुना ना HIV? हाँ हाँ सर सुना है। अगर HIV वाला वायरस गया तो जैसे ही वो उसकी बॉडी में जाएगा वो कहाँ पे अफेक्ट करेगा? उसकी मतलब मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल में। टी हेल्पर सेल का काउंट तो ये कम कर देगा। देखो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो टी हेल्पर सेल का काम इतना सा होता है कि वो बताएगी आके कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, ताकि वहां टी किलर सेल्स आ जाएं और उसको खत्म करना स्टार्ट कर दें। अब ये जो आपके पास एड्स वाला वायरस है जो कि एक रेट्रो वायरस है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सबसे पहले किस पे अटैक कर देगा? टी हेल्पर पे। टी हेल्पर सेल का काउंट कर देगा धीरे धीरे कम, और फिर ये मैक्रोफेज पे अटैक करेगा। मैक्रोफेज में ये अपनी फैक्ट्री बढ़ाना स्टार्ट करेगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, आप समझ लो, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा मैक्रोफेजेस में। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है HIV फैक्ट्री की तरह कौन काम करता है? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज में ये खूब दिल से डिवाइड करेगा, HIV फैक्ट्री हो जाएगा। नंबर ऑफ जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो 200 मिलीमीटर क्यूब तक बचती हैं। नॉर्मली आपकी मेरी बॉडी में 900 से 1200 हैं। अगर किसी को एड्स हो गया तो वो 900 से 9 मतलब 1200 या 900 से कितनी गिर जाएंगी? सिर्फ 200 से 300। अच्छा, मिलीमीटर क्यूब या फिर डेसीलीटर। और अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो आपको मतलब कि जो पेशेंट है, जो आपके पास पेशेंट आएगा डॉक्टर बनने के बाद, उसको अपॉर्चुनिटिक डिसीज हो जाएंगे। मतलब जो डिसीज नॉर्मली नहीं होते वो भी होने लगे, क्योंकि इम्यूनिटी इस समय क्या है? पूरी तरीके से सप्रेस, खत्म है पूरी। आप समझ रहे हैं इम्यूनिटी? तो जैसे आपने एनसीईआरटी लिखती है कि माइकोबैक्टीरियम मतलब टीबी हो सकता है माइकोबैक्टीरियम एवियम से। अच्छा, फंगस मतलब एक फंगस होती है कैनिडियासिस एब्लिकेन, सुना होगा आपने, कैनिडिया एब्लिकेंस एक फंगस का नाम है। ये कॉज कराती है कैनिडियासिस, और ये निमोनिया भी कॉज करा सकता है। अच्छा, वायरस मतलब वायरस से आपको डिसीज हो सकते हैं, मतलब जो डिसीज नॉर्मली नहीं होते वो भी हो सकते हैं एड्स में। इसीलिए इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटिक डिसीज। कौन सा डिसीज? अपॉर्चुनिटिक डिसीज। उसके बाद पता एनसीईआरटी में और क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब बहुत सी ऐसी मिस अंडरस्टैंडिंग बनी हुई इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर कह रहा हूँ, इस एड्स के बारे में, कि एड्स टच से भी हो सकता है। नहीं भैया, टच से नहीं होता है, किसी के भी टच से नहीं होता है। मतलब ये सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। अगर आपके अननोन पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, फिर तुम भी सोच रहे होगे जहाँ कोई पार्टनर की बातें कर रहा है। फिर उसके बाद इतना एक और चीज याद रखिएगा, इसमें इसको अपॉर्चुनिटी डिसीज कहते हैं, और साथ ही साथ इसको स्लिम्स डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। और बाउट्स ऑफ फीवर आता है, खूब दिल से बुखार आता है, समझ लो। और बाउट्स ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया भी लग जाएगा, फीवर भी हो जाएगी, बॉडी में कुछ लगेगा ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया, तो इसकी दवाई नहीं है भैया, है ना। आप सिर्फ दवाइयों जो डिस्क में दी जाती है, रेमडेसिविर, रिटोनाविर या AZT, एजिथ्रोमाइसिन, इससे सिर्फ अपन वायरस का लोड को कंट्रोल करते हैं, वायरस को खत्म नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी वायरस होते हैं उसके अगेंस्ट में दवाइयां नहीं है, हम सिर्फ वायरस के लोड को कंट्रोल करते हैं, खत्म पूरी तरीके से चिकू नहीं कर सकते। अब एनसीईआरटी की अगली चीज है कैंसर। आपने सुन रखा होगा कैंसर क्या होता है? सर जब सेल पगला जाए, अनइवन अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीजन जब सेल दिखाने लगती है और वहां ट्यूमर बन जाता है, उसे अपन कैंसर कहते हैं। और कैंसर सेल की खास बात क्या होती है ना, ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाती। क्या होता है कांटेक्ट इनहिबिशन? जैसे अगर सेल डिवाइड कर रही है, हो सर, अगर सेल डिवाइड कर रही है तो सेल को पता है मुझे कब डिवाइड करते हैं से रोकना है। जैसी दो सेल चिपक जाएंगी, मतलब उनके कांटेक्ट में आएंगी, सेल का डिवीजन रुक जाएगा। लेकिन कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म। अच्छा, मतलब वो डिवाइड करेगी, उसे तो मतलब किससे? सिर्फ डिवीजन से। और एक जैसे कैंसर होता कैसे? सर अगर आप लोग रेडिएशन में ज्यादा हैं, हाँ जी, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब अरे रेडिएशन में अगर ज्यादा, जैसे मान लो एक्सरेज, गामा रेज जो होती हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन छोड़ती हैं। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन छोड़ती है? यूवी रेज। अगर कोई केमिकल एजेंट, सिगरेट, तंबाकू, ये सब अगर चीजें ज्यादा खाता है तो उसको ओरल कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपने
ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, मतलब जो कैंसर को कॉज कराते हैं। आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का नाम सुना होगा, जी जी जी, ये सब कैंसर कॉज कराते हैं, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर आपने सुना होगा। अब कोई नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में अगर कोई कार्सिनोजन आ गया, कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर को कॉज करा सकता है, हाँ जी, ये रेडिएशन हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ये क्या करेगा, नॉर्मल सेल में जीन होती है प्रोटो ऑन्कोजीन, उसको कन्वर्ट कर देगा ऑन्कोजीन में। किस में, ऑन्कोजीन में। और हमारी सबकी बॉडी में एक जीन होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जब तक ट्यूमर सप्रेसर जीन काम कर रही है ट्यूमर नहीं बन सकता। तो जैसे ही ये रेडिएशंस में आएगा, कार्सिनोजेंस के अंडर में आएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाएगी सप्रेस, और जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑन्कोजीन में। जैसे ये चीज हुई तो नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगी कैंसरस सेल में। दो तरीके के भाई साहब ट्यूमर होते हैं, मतलब कैंसर के ट्यूमर, एक होता है बेंजाइन, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। अगर एक ही जगह पे स्टैटिक है ट्यूमर, कहीं फैल नहीं रहा है, वो कैप्सुलेटेड है, नियोप्लास्टिक ग्रोथ दिखा रहा है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अरे एक थैली में बंद है, उस हिंदी में एक थैली में बंद है, तो उसको अपन कहते हैं बेंजाइन। और बेंजाइन ट्यूमर की खास बात क्या होती है, एक ही जगह पे रहता है, फैलता नहीं है, मतलब मेटास्टेसिस नहीं दिखाता। लेकिन जो मेलिग्नेंट होता है वो सबसे ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू फैलना भी स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें वो ब्लड के थ्रू फैलता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो एक होता है बेंजाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। पहला कौन सा है चिकू, बेंजाइन, दूसरा कौन सा है, मेलिग्नेंट। सबसे ज्यादा घातक कौन सा है, मेलिग्नेंट, क्योंकि ये क्या कॉज करा देता है चिकू, मेटास्टेसिस। अच्छा, अब एक और चीज, अपनी जब सेल डिवाइड करती है, हाँ जी बिल्कुल करती है, तो कुछ क्रोमोसोम का पार्ट चला जाता है, हाँ सर जाता है। उसको कंप्लीट करने के लिए एंजाइम आती है टीलोमरेज, आपने सुन रखा होगा टीलोमरेज। तो टीलोमरेज की एक्टिविटी कैंसरस सेल में इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब वो डिवाइड, मतलब वो आप देखो, जब तक सेल के पास क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए है, वो सेल डिवाइड करेगी। और हर एक सेल की एक लिमिट होती है, उसको बोलते हैं हेफलेक लिमिट। तो हेफलेक लिमिट कैंसर वाली सेल में इन्फिनिटी हो जाती है, सेल डिवाइड करती रहती है, ट्यूमर बनते ही रहते हैं। ट्रीटमेंट है सर कुछ कैंसर का, बिल्कुल है, सर्जरी करा लीजिए। अगर हाँ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन डालेंगे अपन, आयनाइजिंग रेज जो होती हैं उनसे कैंसर सेल को हटा देंगे। केमिकल की थेरेपी चलती है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, हाँ जी। एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा विनब्लास्टिन, कुकुरमेन, हाँ जी। फिर इम्यूनोथेरेपी आप लोग चला सकते हो, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इंटरफ्रॉन्स डालते हैं बाहर से, अल्फा इंटरफ्रॉन्स, जो वायरस से अफेक्टेड सेल्स होती है ना, जो कैंसर में चेंज हो गई वायरस के कारण, हम लोग अल्फा इंटरफ्रॉन्स डालते हैं, ताकि वो जो वायरस वाली सेल्स हैं, मतलब जो मतलब ये जो कैंसर कॉज करा रही हैं, वो दूसरी सेल पर अटैक ना कर पाए। अच्छा, ये मतलब अब ये सबसे मजेदार चीज है इम्यूनोथेरेपी की ट्रीटमेंट में। अब लास्ट चीज आपके पास एनसीईआरटी की आती है, जिसे अपन कहते हैं ड्रग्स। क्या कहते हैं चीकू, ड्रग्स। अब ड्रग्स तो आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देख लीजिएगा एक बार, हाँ जी। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे ओपोइड्स की, तीन ही बात करने हैं, ओपोइड्स, कैनाबोनॉइड्स और कोका एल्कोलॉइड, जिसे अपन प्यार से कहते हैं कोकेन। ओपोइड्स मतलब एक क्या होता है सर, कोकोइड्स नहीं, ओपोइड्स। ओपोइड्स सर एक तरीके का डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेसेंट मतलब नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, डिप्रेसेंट। अच्छा, ये एनाल्जेसिक होता है, मतलब अगर किसी को पेन है दिल में पेन, अरे मतलब नॉर्मली अगर किसी को पेन है सर्जरी के बाद, तो एनाल्जेसिक्स। और सिडेटिव होते हैं, आपको जस्ट काम डाउन कर देते हैं, आप समझ रहे हैं, मेक यू फील काम डाउन। अच्छा, और मतलब नींद भी आपको आने लगेगी। अब सवाल आपसे जो पूछा जाएगा, ये जो ओपोइड्स होते हैं, इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और इसको नॉर्मली कैसे लेते हैं, या तो इंजेक्शन से ले लो या फिर स्नॉटिंग, नाक से खींच लो। अच्छा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सब आपके पास है एग्जाम्पल। मॉर्फिन एक नेचुरल ओपोइड है, किससे मिलता है, पॉपी प्लांट से, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, पेपामिर सोमनिफोरम। अच्छा, ये एक तरीके का एनाल्जेसिक्स होता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में अपन के मतलब डॉक्टर किसको लगा देते हैं, मॉर्फिन को, ताकि पेन हो या ना हो सर, बिल्कुल ना हो। फिर हीरोइन क्या होता है, जैसे अब पता, आप जानो, आपको मतलब पता भी होगा या नहीं पता भी होगा, कि जितने भी आर्मी वाले लोग होते हैं, मतलब अगर मान लो कोई बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, अगर किसी को बंदूक लग गई, मतलब वो गोली वगैरह लग गई, तो ऐसी केस में जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा ना, जब तक उसे अपन कैंप में लेके जाएंगे, उसको मॉर्फिन और हीरोइन के मतलब ड्रग्स दे दिए, बेसिकली वहां चरस दे दिया जाता है, ताकि उसको पेन फील ना हो। आप समझ रहे हैं, ताकि उसे पेन फील ना हो। खैर अभी अपन वापस आते हैं, मॉर्फिन, फिर उसके बाद हीरोइन एक व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, सफेद कलर का ऑर्डरलेस बिटर, थोड़ा सा कड़वा कह सकते हो, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये सेमी सिंथेटिक होता है। अच्छा, ये कैसा होता है, सेमी सिंथेटिक मतलब सर, सेमी सिंथेटिक मतलब कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जी। अपन मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में जब 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हीरोइन। क्या बन जाता है चीकू, हीरोइन। और इसी को अपन प्यार से कहते हैं स्मैक या ब्राउन शुगर,
इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्मैक या फिर ब्राउन शुगर। और किससे मिलता है चीकू, मॉर्फिन से। क्या कराने पे, एसिटाइलेशन, दो या एक से दो, डायसिटाइल मॉर्फिन। अच्छा, ये एक तरीके का डिप्रेसेंट होता है, स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन को ऑब्वियसली। दूसरा आपके पास है कैनाबोनाइड्स। मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना इंपॉर्टेंट है, आप परेशान मत होना एनसीईआरटी के हिसाब से। फिर दूसरा आपके पास है कैनाबोनाइड्स। कैनाबोनाइड्स में आपके पास आते हैं हेल्यूसिनोजेनिक मतलब अरे भ्रम, भ्रम समझते हैं आप, हाँ हेल्यूसिनोजन। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, आप मतलब आफ्टर टेकिंग कैनाबोनाइड्स आपको लगेगा कि दीवारें घूम रही हैं, आप एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। अच्छा, तो कैनाबोनाइड्स क्या कॉज कराते हैं, हेल्यूसिनोजन, भ्रम कॉज करा देते हैं। अच्छा, और इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, और ये अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को। अच्छा, और किससे मिलता है चीकू, सवाल यही पूछेगा, लीफ, रेजन और इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, मतलब कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम सुना होगा, बिल्कुल उसकी इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है, पत्तियों से, कैनाबिस सटाइवा की। और क्या कॉज कराता है यही पूछेगा, हेल्यूसिनोजन। जैसे आपने मरीजुआना, हशीश, चरस, भांग, गांजा ये सब सुने होंगे, हाँ जी, ये सब क्या कॉज कराते हैं, हेल्यूसिनोजन। क्या कॉज कराते हैं चीकू, हेल्यूसिनोजन। और टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। और इनको अब्यूज करते हैं बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी मतलब हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, स्टेमिना वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। फिर लास्ट है आपके, अच्छा एक और सी नीट में सवाल पूछेगा, हेल्यूसिनोजन जो कॉज कराता है, ये तो कैनाबोनाइड कराता है, एक और आपने सुना होगा एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलामीन, हाँ से सुना है, ये किससे मिलता है, क्लेविकैप्स परप्यूरिया। ये भी क्या कॉज कराएगा चीकू, वो हेल्यूसिनोजन, भ्रम। आप समझ रहे हैं, जैसे आप समझ, भ्रम कैसे समझाऊं, जैसे मान लो पंखा चल रहा है तो आपको लगेगा आंधी आ रही है, सामने रस्सी पड़ी हुई है आपको लगेगा सांप है, तो आपको भ्रम में डाल देगा एक तरीके से। और लास्ट है आपके पास कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन। ये स्टिमुलेटिंग ड्रग होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। अच्छा, कॉमनली इसे कोक या क्रैक कहते हैं। ऑब्टेन किससे होता है सर, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये एक प्लांट है, कोक प्लांट, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये जो था कोकेन को, मतलब कोकेन कोका एल्कलॉइड, ये कहां से आया था, साउथ अमेरिका से। ये नेटिव है वेयर, फ्रॉम वेयर, साउथ अमेरिका। और ये सेंस ऑफ यूफोरिया, सुरसुरी को बढ़ा देता है। अच्छा, लेकिन अगर एक्सेसिव डोज लोगे तो इसमें भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अब नीट में सवाल क्या पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा ड्रग, इनमें से मतलब ओपोइड्स, कैनाबोनाइड्स और कोकेन, इनमें से कौन सा ड्रग है जो इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ। तो याद रखिएगा, कोकेन जो है वो इंटरफेयर किसके साथ कर जाएगा, डोपामिन के साथ। यही आपका चैप्टर है। अब एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ एडोलेसेंस, और वो अगर आप खुद सोचो, अगर किसी ने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दी तो आप छुड़वा सकते हो। देखो, अनलेस एंड अनटिल वो खुद से ना चाहे, कोई की भी एनर्जी हो वो उसे छुड़वा नहीं सकती। अगर वो खुद चाहता है कि हाँ मेरे को सही बनना है वापस से, तो वो छोड़ देगा। इसीलिए बच्चों पे ध्यान भी देना चाहिए, उन्हें फालतू प्रेशर नहीं देना चाहिए, पीयर प्रेशर, जो फालतू कंपैरिजन करने लगते हैं। यार कंपैरिजन उसका किया जाता है, भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, भाई कंपैरिजन उनका करते हैं जिन्हें अपन खरीदना है, जानवरों का कंपैरिजन होता है, इंसानों का थोड़ी। आप सब लोग यूनिक हो, फालतू दिमाग मत लगा करो। अगर कोई आपसे कंपैरिजन करता भी है ना, तुम उनका किया करो, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं है यार। तो पीयर प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, हम मतलब पीयर प्रेशर को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं बेचारे ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं उनके हरामी टाइप के, कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई मीठी है, मीठी पी के देख, वो गलत चीज है, आप समझ रहे हैं। और इसमें सबसे मेन क्या होता है ना, पेरेंट्स को भी उन पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हो। आप भी भविष्य में पेरेंट्स बनेंगे तो आप समझ रहे, बच्चे को प्यार खूब करो, लेकिन नजर पड़ोसी जैसे रखो, कि अगर वो कुछ गलत कर भी रहा ना तो आपको पता तो चले। और मतलब एक फ्रेंडली नेचर बना के रखो, कि अगर वो कुछ गलती करके भी आया तो वो आपसे शेयर तो कर पाए। मैक्सिमम लोग तो भाई, अपने साथ क्या होता था कि अपन मान लो कहीं बाहर गिर भी गए तो पहले ये नहीं पूछेंगे कहाँ लगी, पहले कूटना स्टार्ट हो जाएगा। आपके साथ भी हुआ होगा, हाँ। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई चीज वो प्रोडक्ट ले रहा है ड्रग्स वाले, तो उसमें डेंजर साइंस होते हैं बहुत सारे बने हुए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेडिकल प्रोफेशनल के पास वो जाए, आप सबके पास आए, और साइकोलॉजिस्ट का आपने नाम सुना होगा, साइकेट्रिस्ट का नाम सुना होगा, ताकि वो जो एडिक्शन है उसको खत्म किया जा सके। और अगर कुछ ज्यादा एडिक्शन हो गया तो उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेज दो, नशा मुक्ति केंद्र समझ रहे हो। तो बस यही आपका चैप्टर था, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, और बस पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।